निर्भया रेप केस, हाथरस रेप केस, आसिफा रेप केस, प्रियंका रेड्डी रेप केस, जुबली हिल्स रेप केस, फिर आता है 2024 द मौमिता देवनाथ रेप केस यानी कि कोलकाता रेप केस। क्या लगता है आपको लिस्ट खत्म? नहीं, 31,677 रेप केसेस साल के रजिस्टर होते हैं। ये प्रॉपर एनसीआरबी का डेटा है, यानी कि अप्रॉक्स डेली के 86 रेप केसेस होते हैं। हजारों की संख्या में रेप्स, हजारों की संख्या में प्रोटेस्ट, हजारों की संख्या में न्यूज़, हजारों की संख्या में रिपोर्ट्स। नतीजा क्या निकलता है? फिर से वही रेप्स, वही प्रोटेस्ट, वही न्यूज़, वही रिपोर्ट्स। तो इससे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन क्लिक किया कि इतने प्रोटेस्ट और इतनी सजाएं होने के बावजूद भी ये रेप्स कम क्यों नहीं हो रहे हैं? और आज का यही सवाल है। देश की बेटी निर्भया के साथ गैंग रेप की जघन्य वारदात। वो 8 साल की थी, बस 8 साल। तो रेप या रेपिस्ट को समझने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं खुद को और हम एज अ सोसाइटी कैसे हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक सिचुएशनल एग्जांपल जहां पर आपके पड़ोस में किसी लड़की की रेप हो जाती है और ये खबर आप तक, आपके फैमिली मेम्बर तक और आपके सोसाइटी तक पहुंचती है। तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो सबसे पहले वर्ड्स आपके फैमिली मेम्बर्स आपके या आपकी सोसाइटी से निकलेंगे वो ये होंगे कि ओफो, बेचारी लड़की की तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और बाई चांस अगर वो लड़की अनमैरिड है तो एक और चीज़ ऐड हो जाएगी और वो ये होगी कि अब उस बेचारी से शादी कौन करेगा। इस सिचुएशन को थोड़ा समझ के रखिएगा। अब हम आते हैं मधुमिता पांडे, जिन्होंने क्रिमिनोलॉजी में मास्टर्स करके रखी है। अब उनके दिमाग में भी सेम क्वेश्चन आता है निर्भया केस के बाद कि आखिर रेपिस्ट रेप करते क्यों। तो उन्होंने सोचा क्यों ना डायरेक्ट रेपिस्ट से ही पूछ लिया जाए। तो वो पहुंचे तिहाड़ जेल 2013 में, जहां उन्होंने 100 से भी ज़्यादा रेपिस्ट के साथ इंटरव्यू किया, जिसमें से एक 49 ईयर्स का रेपिस्ट भी था जिसने मात्र 5 साल की एक बच्ची का रेप किया था। उसने बहुत ही चौंका देने वाली बात कही। उसने कहा कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि अब वो वर्जिन नहीं रही, अब उससे कोई शादी नहीं करेगा, इसलिए मैं जब जेल से बाहर आऊँगा तो मैं उससे शादी कर लूँगा। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि उसे इस बात का बुरा नहीं लग रहा था कि उसने कुछ क्राइम किया या रेप किया है, जबकि उसे इस बात की ज़्यादा फिक्र थी कि अब बच्ची से कोई शादी नहीं करेगा। अब रेपिस्ट का जो ये सेंटेंस था ये कहीं ना कहीं कुछ सिमिलर साउंड कर रहा है, जहाँ मैं, आप, हमारा परिवार, हमारी सोसाइटी, इनका जो पहला सेंटेंस था ये भी कुछ इसी तरह ही सिमिलर साउंड कर रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि जो 100 से भी ज़्यादा रेपिस्ट के साथ मधुमिता पांडे ने जो इंटरव्यू लिया था वहाँ पर भी सेम सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, जहाँ रेपिस्ट अपने आप को कम गलत बताने की ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, ना कि ये एक्सेप्ट करने की कि उन्होंने कुछ क्राइम किया है। सेम चीज़ निर्भया का जो रेपिस्ट था वो भी यही करने की कोशिश कर रहा था। उसका ये इंटरव्यू देखिएगा। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। लेकिन दोषी को अब भी अपने किए पर कोई शर्म नहीं है और वो निर्भया को ही रेप के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। यदि लड़की और उसके दोस्त संघर्ष की कोशिश नहीं करते तो गिरोह उसकी ऐसी वहशी मार पिटाई नहीं करते जिसके बाद में उसकी मौत हो गई। यहाँ पे भी वो सेम तरीका ही इस्तेमाल कर रहा है कि ठीक है मैंने जो किया ठीक है, बट अगर वो ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करती तो ज़्यादा बात बढ़ती नहीं आगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम एज एन इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी एक रेपिस्ट को किस नज़रिए से देखते हैं। तो मैं कहीं और से नहीं बल्कि मेरे ही घर से शुरुआत करता हूँ, जहाँ सबसे पहली बार कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के बारे में पता चला तो हमारे घर वालों का कुछ ऐसा कहना था कि गलत हुआ बेचारी के साथ और ऐसा तो कोई दानव या फिर कोई राक्षस ही कर सकता है। दरिंदा, राक्षस, शैतान, हैवान, न जाने ऐसे कई सारे नाम हैं जिसे हम एक रेपिस्ट को कॉमनली पहचानते हैं। और न्यूज़ चैनल तो इसे एक अलग ही लेवल पर लेके पहुंच जाते हैं, जहां वो एक खबर कम बल्कि एक एंटरटेनमेंट का पैकेज ज़्यादा लगती है। कि आखिर कोलकाता की बेटी के साथ हैवानियत के पीछे कितने राक्षस थे। रेपिस्ट को दरिंदा या राक्षस जैसे नामों से पुकारने से ये एक प्रॉब्लम होती है कि हम एज अ सोसाइटी एक ऐसी इमेज बनाते हैं जहां हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि रेपिस्ट हमारे इंसानी दुनिया से बिलोंग भी करता है। हम ऐसे समझते हैं कि वो शायद कोई पाताल लोक से आया हुआ कोई राक्षस हो और हम सीधा सीधी हाथ झाड़ लेते हैं कि भाई जिसने रेप किया है उसे सजा दो, काम खत्म। बट क्या इससे रेप रुका? नहीं रुका, अभी भी रेप होते हुए आ रहा है। सजा तो उन्हें मिल ही रही है जो रेप कर रहे हैं।
और अब हम इसी के रीज़न के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो अभी हमने जितनी भी सारी बातें की है उससे आप ध्यान में रखिएगा आगे और बेहतर समझने के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज रेप। ये रेप है क्या? बहुत ही सिंपल सा 2 लाइन का सेंटेंस है। एनी सेक्सुअल पेनिट्रेशन और ओरल सेक्स दैट हैपेंस अगेंस्ट अ वुमेन्स विल और विदाउट हर कंसेंट। तो रेप को सेक्स से अलग करती है एक बहुत ही पतली सी लाइन जिसे हम कहते हैं कंसेंट। तो कंसेंट तो बहुत ही कोई बड़ी चीज नहीं है, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कोई भी काम करने से पहले इजाजत लेनी चाहिए। बट रेपिस्ट के साथ ऐसा क्या प्रॉब्लम है? वो कंसेंट के साथ सेक्स क्यों नहीं कर रहे? अल्टीमेटली सेक्स तो एक मस्कुलाइन डिजायर है जो कंसेंट के साथ किया जा सकता है, और यहीं पर हम एज अ सोसाइटी मार खा जाते हैं। इनफैक्ट आप भी कभी अगर सोचते होगे रेप के बारे में तो आप भी यही सोचते होगे कि सेक्स करने की इच्छा की वजह से रेप्स होते हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो। रेप का जो एक्चुअल मकसद होता है वो होता है डोमिनेटिंग पीपल। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि रेप एक सेक्सुअल डिजायर कैसे नहीं है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट रैंडी थॉर्नहिल और इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्रेग पाल्मर, इन दोनों का ये मानना था कि रेप के पीछे का रीजन सेक्स है और रेप इवोल्यूशन से अडेप्टेड चीज है। पहले भी जब हम होमोसेपियंस थे उस वक्त भी रेप्स होते थे, बट वो रेप्स अपने वंशज को आगे बढ़ाने के लिए होता था, और उस वक्त की जो औरतों के साथ रेप्स होते थे वो अपने चाइल्ड बेयरिंग एजेस में होती थी। बट अभी के वक्त में तो 2 साल की बच्चियों के साथ भी रेप हो रहे और 55 से 65 साल की औरतों के साथ भी रेप हो रहे, जो उनकी ये थ्योरी को सरासर गलत साबित करती है कि मेल मस्कुलाइन डिजायर की वजह से रेप्स होते हैं, और उनकी ये भी थ्योरी गलत होती है कि रेप एक इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है। अब मैं आपको एक दूसरा पॉइंट बताता हूँ। सुजन ब्राउन मिलर, जिनका पॉइंट सबसे ज्यादा फैक्चुअल है, उनका ये मानना है कि रेप एक सेक्सुअल डिजायर नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल क्राइम है जिससे मर्द औरतों को एक स्टेट ऑफ फेयर में रखना चाहते हैं। सिमिलरली उसी तरह जिस तरह व्हाइट्स ब्लैक्स के साथ एक अब्यूजिव क्राइम करते थे ताकि वो उन पर एक दबाव, एक दबदबा बनाए रखे। पहले ये पॉइंट मुझे भी थोड़ा अटपटा सा लगा, फिर मैंने निर्भया के रेपिस्ट का ये इंटरव्यू देखा। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि निर्भया अगर उस दिन रेजिस्ट नहीं करती तो शायद आज वो जिंदा होती। उसकी बस एक ही शिकायत थी कि उसे डोमिनेट क्यों नहीं करने दिया गया, उसकी बातें क्यों नहीं मानी गई, और यहीं पे डोमिनेशन लॉ लागू होता है। बट व्हाई डोमिनेशन? तो मैंने सबसे पहले एक बात कही थी 31,677 रेप केसेस साल के, जिसमें से अराउंड 89% ऑफ द रेप केसेस में जो रेपिस्ट होता है वो विक्टिम का कोई नोन पर्सन होता है, यानी कि कोई फैमिली मेम्बर, कोई कलीग या फिर कोई फ्रेंड। अब यहाँ पर रेपिस्ट ऑलरेडी पहले से लड़की को जानता था। इसका मतलब ये था कि वो कहीं ना कहीं ये समझता था कि लड़की उसके खिलाफ जाएगी ही नहीं, और अगर उसके खिलाफ गई तो वहाँ पर कंसेंट ब्रेक हुआ, और कंसेंट ब्रेक होने की वजह से रेप हुआ, और इसी को तो ही हम लोग डोमिनेट करना कहते हैं। यानी कि मैं जो बोलूँ वो सामने वाले को मानना पड़ेगा, और ये कब होगा? जब मैं अपने आप को सामने वाले से ज़्यादा बड़ा समझूँ या सामने वाले को अपने आप से छोटा। और ये दोनों बात कहीं ना कहीं बराबर है, और रेपिस्ट इस थ्योरम में बखूबी कामयाब भी होते हैं, क्योंकि एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से 31,677 जो रेप केसेस है ये मात्र 29% ऑफ द रेप केसेस है, यानी कि 71% ऑफ द रेप केसेस तो रजिस्टर ही नहीं किए जाते हैं। और अगर हम मैरिटल रेप को भी इसमें ऐड करते तो 99% ऑफ द रेप केसेस जो है वो अनरजिस्टर्ड रहते हैं, यानी कि 31,677 जो केसेस है ये मात्र 1% ऑफ द रेप केसेस है। आसिफा रेप एंड मर्डर कैसे याद है? उस बेचारी बच्ची का रेप बस इसीलिए हुआ था क्योंकि वहाँ बकरवाल मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में कुछ झड़प थी, और हिंदूज वहाँ से बकरवाल्स को हटाना चाहते थे, जिसकी वजह से आसिफा टारगेट बनी, ताकि पूरे कम्युनिटी में एक डर का माहौल बने और बकरवाल्स वहाँ से चले जाए। सांजी राम ने इसके साथ मिलकर बच्ची के साथ क्राइम की साजिश बनाई थी ताकि उस बच्ची के साथ हुए अपराध से डरकर स्थानीय बकरवाल समुदाय गांव छोड़कर चला जाए। फिर 1992 अजमेर रेप स्कैंडल केस, जहां 200 से भी ज्यादा लड़की के साथ रेप होता है और उनकी न्यूड फोटोग्राफ्स लीक होती। फारूक चिश्ती जो इस पूरे के पूरे केस का मास्टरमाइंड था, वो बखूबी जानता था डोमिनेटिंग लॉ के बारे में, और वो जानता था कि लड़कियां इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएं, जिसका नतीजा ये निकला कि मात्र 16 लड़कियों ने इसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाया था, वो भी तब जब फोटोग्राफ्स ऑलरेडी लीक हो चुकी थी। लोकल्स को इसके बारे में ऑलरेडी पता चल चुका था, दैनिक नवज्योति न्यूज़ रिपोर्टर्स को भी इसके बारे में पता चल चुका था। तब जाकर कहीं ना कहीं उन 16 विक्टिम्स की हिम्मत बढ़ी और उन्होंने जाकर इसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाया। इन सारी बातों से हमें बस एक ही बात पता चलती है कि डोमिनेशन रेप को बढ़ावा देता है। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के जो
रेपिस्ट थे उन्होंने भी इस बात को कबूल किया कि वो पहले भी बहुत सारे स्टेट में रेप्स कर चुके थे जहां उनके खिलाफ कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ, और यहीं से उनकी हिम्मत बढ़ी और डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ ये हादसा हुआ। और इन रेपिस्ट की हिम्मत को बढ़ावा देते हैं हम सब। जहां अगर एक लड़की की रेप होती है तो उसे इस बात की चिंता कम होती है कि उसके साथ रेप हुआ, उससे ज़्यादा चिंता उसे इस बात की होती है कि अगर ये बात समाज में या उनके रिश्तेदारों तक पहुंच गई तो वो बेचारी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। और यहाँ पर हम एज अ सोसाइटी फेल होते हैं, जहाँ हम हमारे माँ, बहन, बहू, बेटियों के साथ उनका सपोर्ट करके उनका मन का बोझ और हल्का करने के बजाय उसे और भी बढ़ा देते हैं, और कभी कभी वो तो इस बोझ के तले दब कर मर भी जाती है। जी हाँ, 6% ऑफ द रेप विक्टिम ह्यूमिलेशन और शेम की वजह से सुसाइड कर लेती हैं। और एक चीज़ गौर किया आपने कि ये जो न्यूज़ में जो सबसे ज़्यादा रेप वायरल्स होते हैं, ये वही रेप्स वायरल होते हैं जहाँ पर या तो मर्डर हुआ है या फिर विक्टिम के साथ बहुत ही ज़्यादा फिजिकल हार्म पहुँचाया गया है, जिससे हमारा बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स में एड्रेनलिन, डोपामाइन और कॉर्टिसोल रिलीज करता है, जिससे हमारे बॉडी को एक एड्रेनलिन रश मिलता है और न्यूज़ के जो टीआरपी है उसे भी एक रश मिलता है। बट बात यहाँ पर बस प्रियंका रेड्डी, आसिफा या फिर निर्भया की नहीं होनी चाहिए, बात उन सभी की होनी चाहिए जिसके साथ रेप हुआ है। बात यहाँ पर रेपिस्ट या फिर रेप की नहीं होनी चाहिए, बात यहाँ पर सोसाइटी की होनी चाहिए जहाँ पर रेप हो रहा है। इनफैक्ट बहुत सारी स्टडीज़ तो ये भी कहती हैं कि रेपिस्ट के टेस्टोस्टेरोन कभी हाई थे ही नहीं, वो नॉर्मल थे, मेरी और आपकी ही तरह। इससे एक बात मुझे याद आई कि जब कोलकाता रेप एंड मर्डर केस जब ट्रेंडिंग में चल रहा था तो एक औरत का भी बयान बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था, उसे सुनिएगा। हम लोग रेप को कैसे रोक सकते हैं? हम लोग तो यहाँ इतना बड़ा एक रेड लाइट एरिया है, आप लोग यहाँ आइए ना, जो लड़की लोग बाहर जा रहे हैं वहाँ पर क्यों यहाँ पे हम लोग सेक्स वर्कर्स हैं तो उन लोग को अगर 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया भी देंगे वो तो आपके साथ काम करने के लिए रेडी है। तो सोनागाछी सबसे बड़े रेड लाइट एरियाज़ में गिना जाता है। आपको लगता है कि इसकी वजह से बहुत क्राइम कम भी होता है? इसकी वजह से बहुत क्राइम कम भी होता है, आपको ऐसा लगता है? वही तो हम लोग का कोलकाता सबसे सेफेस्ट प्लेस था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने, बट क्या सच में अगर प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ा दिया जाता है तो रेप्स कम होने लगेंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन की तो शुरुआत ही होती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से। आपने बहुत सारे मूवीज में भी देखा होगा कि प्रोस्टिट्यूट के साथ मारपीट और जोर जबरदस्ती किया जाता है। उन्हें पैसे देने के बाद लोग उन्हें अपने बाप की जागीर समझने लगते हैं। तो मोर प्रोस्टिट्यूशन इक्वल्स टू लेस रेप पूरी की पूरी गलत है, जबकि प्रोस्टिट्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेप्स। जितनी ज़्यादा प्रोस्टिट्यूशन बढ़ेंगी रेप्स भी उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे। बट अब सवाल आता है कि इसे कंट्रोल या रोका कैसे जाए? तो जब भी रेप ट्रेंड करता है तो उसके साथ एक और चीज़ ट्रेंड करती है, दैट कि ऑल मेंस आर नॉट रेपिस्ट। ये जो सेंटेंस है कि ऑल मेंस आर नॉट रेपिस्ट, ये एक्चुअल में एक फॉल्स नोट क्रिएट करता है कि जो क्रिमिनल्स है वो तो क्रिमिनल्स है और बाकी के जो जितने बच्चे हैं वो पूरे के पूरे इनोसेंट हैं। जबकि हकीकत ये है कि ये पूरा का पूरा एक स्पेक्ट्रम है जो कि 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला कैटेगरी द सेवियर, जो सेव करते हैं। नहीं, ये एक्चुअल में दूसरा कैटेगरी है। पहले कैटेगरी के बारे में हम लास्ट में बात करें। तो दूसरा कैटेगरी हो गया द सेवियर, और थर्ड कैटेगरी है पैसिव सेक्सिस्ट। ये ऐसे लोग होते हैं जिसके सामने अगर आप औरतों को मर्दों से नीचा दिखाने वाली बात करो या औरतों को मर्दों से कम आंकने वाली बात करो तो उनका कोई रिएक्शन नहीं आता, और इस कैटेगरी में आते हैं मैं और आप। फोर्थ कैटेगरी है एक्टिव सेक्सिस्ट। ये ऐसे लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि औरत का दर्जा मर्द के दर्जे से नीचे है, और इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल है एंड्रयू टेट। और फिफ्थ कैटेगरी में आते हैं क्रिमिनल्स या जो रेपिस्ट। और फर्स्ट कैटेगरी में वो है जो एक सेफ स्पेस क्रिएट करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो ये मानते हैं और अपने बच्चों को भी ये समझाते हैं कि आपका औहदा समाज में उतना ही है जितने दूसरे जीव जंतुओं का है। आप इस दुनिया में उतनी ही वैल्यू रखते हो जितने दूसरे रखते हैं। आप मर्द जाति में पैदा होकर बहुत ही बड़ा तीर नहीं मारती। आप काले हो, गोरे हो, छोटे हो, लंबे हो, मर्द हो, औरत हो, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। व्हाट मैटर इज़ कि आप इंसान कैसे हो, आप काम क्या करते हो। और दूसरा पॉइंट है एजुकेशन, जो हमें सही और गलत के बीच में फ़र्क करना सिखाता है, जो हमें सोचने और समझने की शक्ति देता है। और आज का ये वीडियो भी हम सही सोच के साथ, इक्वालिटी की सोच के साथ, नॉन डोमिनेटिंग सोच के साथ समाप्त करते हैं। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर से करिएगा। और अगर आपको कुछ भी गलत लगा या फिर बुरी लगी है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं उसे कैसे सुधार सकूँ, इम्प्रूव कर सकूँ। और तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पूछते रहिए सवाल। जय हिंद, जय भारत।